इस देश के नेताओं को हुआ क्या है? कोई औरंगजेब को महान बताता है तो कोई राणा सांगा को गद्दार बताता है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को गालियां देता है और कोई मौजूदा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो हैं उन पर तंज और रचनात्मक कंटेंट के बहाने सीधे तौर पर उन्हें गद्दार कह देता है। जो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी है देश में, उसके नाम पर इस देश में न जाने क्या कुछ चल रहा है। समय रैना का जो शो था इंडियाज गॉट टैलेंट, उसमें हमने देखा किस तरीके की विवादित टिप्पणियां की गई। ठीक वैसे ही कुणाल कामरा ने भी किया है, रिक्शा वाला बताते हुए सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ। तमाम बयान फिलहाल बीजेपी नेताओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिस स्टूडियो में यह शूट हुआ था वहां पर हथौड़ा चलाने का काम भी हो चुका है। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की और 11 लोग उसमें से गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अब तक हुआ है, उसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि नेताओं की ये भाषा इतनी बिगड़ क्यों रही। मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। सर मैं यहीं से शुरू करूंगा कि इस देश के नेताओं की जुबान को आखिर हुआ क्या है? अभिषेक जी, ये दुखद है। कोई भी करे, किसी भी पार्टी से करे, इनफैक्ट पार्टी से रिलेटेड हो ना हो, भाषा की जो मर्यादा है कम से कम जो पब्लिक लाइफ में, उस पर हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और कई बार हम भाषा की मर्यादा जब मेंटेन नहीं करते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। जस्टिफाई करने की कोशिश ऐसे करते हैं कि हमने किया तो क्या हुआ, उसने भी किया था, उन्होंने क्या बोला था उसे याद करो। और एक दूसरा जो जस्टिफिकेशन होता है वो संविधान, जो इनफैक्ट कुणाल कामरा को आपने देखा होगा, उन्होंने एक ट्वीट किया संविधान की लाल कॉपी दिखाकर, सेम टू सेम। करेक्ट। हास्यास्पद है। मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने अपनी जिंदगी में कभी संविधान पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता उन्होंने तो उसको पता होगा कि जैसे आर्टिकल 19(1) में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर बात करते हैं तो उसी आर्टिकल 19 के सेकंड पार्ट में वो कहता है कि ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उसके कारण हो सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए, पब्लिक डिसेंसी के लिए, मोरालिटी के लिए, डिफेमेशन के केस में। तो आप जो बोलते हैं उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है किसी चीज का देश में। तो जब आप इस चीजों को बोल के संविधान दिखाकर डिफेंड करते हैं तो मेरे ख्याल से अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि उस संविधान को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप उसमें दोषी पाए जाएंगे। और जो इस केस में मेरे ख्याल से इधर इस व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से कोर्ट से, आप देख लीजिए ना, पिछला जो रणवीर वाला भी केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की उसमें टिप्पणी है साफ साफ अभिषेक जी कि फूहड़ और अमर्यादित भाषा को आप कॉमेडी बोल के पास नहीं कर सकते हैं। बस कॉमेडी के लिबास पहना के ये कि नहीं कह सकते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा। नहीं सर, बात तो ये भी है ना, अगर राजनीति करनी है तो फिर राजनीतिक मंच से करें ना, स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे ना करें। ये संविधान की किताब दिखाना राहुल गांधी के स्टाइल में बिल्कुल, और सीधे तौर पर आप एक पक्ष के साथ खड़े होकर दूसरे पक्ष के नेता पर तंज मारना, तो राजनीतिक मंच ले लीजिए, बहुत है, खुद राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट अभिषेक जी, इस व्यक्ति के केस में, कुणाल कामरा के केस में थोड़ा बहुत इतिहास अगर आप देखेंगे तो इस व्यक्ति ने बहुत स्पेसिफिकली, कम से कम पिछले 7-8 सालों से तो मुझे ही याद है कि उन्होंने एक पक्ष को सिर्फ टारगेट किया। अगर कोई कॉमेडियन होता है और किसी को मजाक उड़ाना होता है तो हर किसी का मजाक उड़ाएगा, लेकिन आप उसमें बहुत डेडिकेटेड देखेंगे और ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा कि अर्नब गोस्वामी का एक फ्लाइट पर इन्होंने क्या किया था, वो ट्रैवल कर रहे थे और जाके कम से कम 2 मिनट का वीडियो बना के और वहां पे उस व्यक्ति को उसने तबाह कर दिया। तुम यू आर अ कावर्ड, तुम ये हो, तुम वो हो, चिल्ला रहा है उस पे, तुम रिस्पॉन्ड करो, तुम्हारा जवाब सुनना चाहती है जनता। फिर इंडिगो ने इसको फ्लाई करने से बैन किया, फिर बाकी एयरलाइंस ने इसको फ्लाई करने से बैन किया। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा ये केस, इसी व्यक्ति ने, आपको ध्यान होगा, बहुत तरह के, अगर आप इसके ट्वीट्स पुराने देख लेंगे वो डिस्कस करने लायक नहीं। इनफैक्ट शोज पे मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, सदगुरु के खिलाफ। मुझे याद है जब कोविड का दौर था और उसमें जब प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी कि सभी व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और कोविड वर्कर्स के लिए तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करें, तो इस व्यक्ति ने एक फोटो डाली थी ट्विटर पे मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसके अगेंस्ट। तो ये व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर अभिषेक जी, और कभी भी इसी प्रकार का अगर तंज आपको कसना होता है तो कभी राहुल गांधी पे भी कसा होता आपने, तो हम मान लेते हैं कि आप बहुत बैलेंस कॉमेडियन है, या दूसरे पक्षों पे भी कसा होता, वो नहीं है। नहीं, संजय राउत तो तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार इनके जो, आप वैसे तो ट्विटर पे जाकर इसका जो वीडियो है हम नहीं चला सकते, कॉपीराइट का इशू है, ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन 2-4 लाइनें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर में तुम देखो गद्दार नजर वो आए।
शिवसेना से शिवसेना ही निकल गई, न जाने कैसी कैसी टिप्पणियां। एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुनवाइए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। जी सर, क्या कहेंगे इस? उन्होंने कहा है कि पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई हमारे देश में वो मुझे नहीं लगता कि सख्त है। इसकी वजह से जो हैबिचुअल ऑफेंडर आपने बताया वो बार बार करते हैं, करते रहेंगे। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कानून इनकी नजर में शायद बहुत कुछ मायने नहीं रखते। होता है अभिषेक जी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हर किसी का दिन आता है, और जब आप वो आपके जब 100 हो सकता है 99 खून आपके माफ हो जाए, लेकिन जब वो 100वां खून आता है तब शायद आपको सारे पुराने कर्मों की अपनी देनी पड़ती है, उसकी जो भी ऋण चुकाना पड़ता है। और मेरे ख्याल से कामरा के लिए यही सिद्ध होगा इस केस में। आप देख लीजिए, एक सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को आप गद्दार शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं। ये किस प्रकार की भाषा है? सर मैं आपको एक बयान और सुनाना चाहता हूँ, एक बयान और सुनवाइए जरा संजय राउत को। मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, और जब ये तोड़ देते हैं कंगना रनौत का ऑफिस तो वो गुंडागर्दी नहीं होती। और एक्सेप्ट करना चाहिए, इनका कहना है कि एक्सेप्ट करना चाहिए जो हो गया उसे। अभिषेक जी, इनके बयानों का तो मैं ऐसे भी सीरियसली नहीं लेता हूं। इस व्यक्ति ने ना जाने आज तक कितने ऐसे बयान दिए होंगे, कितनी बार फिर उन पे माफी मांगी होगी। आपको ध्यान होगा महिलाओं के प्रति कैसे अमर्यादित टिप्पणी ये कर चुके हैं। शाइना एनसी के खिलाफ क्या क्या इन्होंने कहा था, आपको ध्यान होगा। आपको ध्यान होगा किरत सोमैया के केस में इन्होंने माफी मांगा, कोर्ट ने इनको सजा दे फिर 15 दिनों की। उसके बाद इन्होंने इनफैक्ट अहमदाबाद को एक बार मिनी पाकिस्तान इन्होंने कह दिया था। क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। और मैं एक ही मेट्रिक पर जज करना चाहूंगा इनका जो वक्तव्य है। अगर यही बयान कुणाल कामरा ने जो उन्होंने दिया है एकनाथ शिंदे जी पे, अगर उद्धव ठाकरे पे यही बयान दिया होता तो क्या संजय राउत उसको सपोर्ट कर रहे होते? अभिषेक जी, अगर वो सपोर्ट कर रहे होते तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ, पता नहीं खबर सही है कि नहीं। हम लोगों ने खबर की थी सूत्रों के हवाले से कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के यहाँ मीटिंग चल रही थी। संजय राउत कुछ ज्यादा बातचीत वहां कर रहे थे, वो पसंद नहीं आया, कुछ लोगों ने लेकर गए कमरे में और उनकी अच्छे से कुटाई की। हालांकि इस मामले में कोई सफाई भी संजय राउत जी की नहीं आई। अब कुटाई होने के बावजूद, अगर कुटाई हुई है तब भी उसके बावजूद इनके बयान ऐसे हैं, ये तो मानने वाले नहीं है। फिर मैं वही कह रहा हूँ नेताओं का जिस प्रकार के समर्थन सीधा सीधा ऐसे कॉमेडियंस को हो, ये मुझे ऐसे भी संजय राउत कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं लगते। वो एक परिवार के व्यक्ति हैं। आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे परिवार के एक प्रकार से व्यक्ति हैं। वो कोई उनको सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं लेता। कहीं पे आप जमीन पे जाएंगे तो कोई जमीनी पकड़ उनकी नहीं है। उनको इसी प्रकार के बयान देने के लिए, कंट्रोवर्सी में रहने के लिए, रेलेवेंस में रहने के लिए पार्टी यूज करते रही है। तो उस व्यक्ति के बयानों को इनफैक्ट डिस्कस करने, मेरे ख्याल से डिस्कस करना हमारे लिए शायद टाइम का वेस्टेज है। तो सर, अभिव्यक्ति की आजादी पर आर्टिकल 19 के नाम पर कुछ भी जब बोल दिया जाता है, उसके लिए तो आप लोग कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान कर सकते हैं कि उस सजा को देखकर सामने वाले के दिमाग में अगर कुछ बोलना है, उस सजा को देखकर वो कांप जाए और इस तरीके की चीजें ना करें। क्योंकि एक बार नहीं है, हर बार होता है, रोज होता है, कहीं ना कहीं रोज होता है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, मैं वही बोल रहा हूं कि इतने सारे कॉमेडियंस हमारे देश में हुए। अभी वर्तमान समय में भी आप देखेंगे, मैं नाम नहीं ले, जो इतने अच्छे जो कॉमेडियंस, उनकी भाषा में कभी भी अमर्यादा नहीं होती और देश के सबसे बड़े कॉमेडियंस है वो। मुझे लगता है जो डेस्परेशन होता है एक सक्सेसफुल होने का, कि किस प्रकार से मैं कितना जल्दी रेलेवेंट हो जाऊं, कितना ज्यादा क्राउड तक पहुंच जाऊं, मेरे रील्स वायरल हो जाए, मेरी बात वायरल हो जाए,
उस डेस्परेशन में आजकल आप देखेंगे हर लाइन में किसी एक गाली का प्रयोग कर देना, किसी एक ऐसी बात का प्रयोग कर देना जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो, जिससे किसी कोई एक समाज आहत हो जाए, कोई एक वर्ग, कोई एक राज्य आहत हो जाए। इस प्रकार की कोशिशें जानबूझ के की जाती है अपने आप को वायरल बनाने के लिए, अपने आप को फेमस बनाने के लिए। और उसका ही परिणाम है कि ये व्यक्ति एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में कुछ भी बोल जाते हैं। आपने बहुत सही कहा, कानून है, इनफैक्ट कानून नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस बार कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी कानून सम्मत है, कानून सम्मत उनको इनफैक्ट या तो माफी मांगनी चाहिए या फिर जो भी कानून सम्मत उसके सर उन खिलाफ कानूनों को और ज्यादा कार्रवाई सख्त करने की जरूरत है और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है। भारतीय न्याय संहिता बनी जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने कड़े प्रावधान उसमें किए गए हैं। और भी देश हैं हमारे यहाँ आसपास के देश को देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बोल के दिखा दें, या फिर यही जो है किसी मुस्लिम नेता की टोपी के बारे में बोलकर दिखा दें, किसी के रोजे के बारे में बोलकर दिखा दें, कर दें किसी के ऊपर टिप्पणी। बिल्कुल अभिषेक जी, और मैं पाकिस्तान चाइना से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। इनफैक्ट हम शायद वो देश बनना भी नहीं चाहते हैं, और हमारे यहाँ जो अभिव्यक्ति की आजादी है बहुत अच्छी चीज है अभिषेक जी, होनी चाहिए, वही कह रही है, लेकिन जो छोटा सा वर्ग तो पति होनी चाहिए ना, कहाँ मर्यादा है उसकी। वही ये जो एक छोटा सा वर्ग है, इसने उस अभिव्यक्ति की आजादी को इतने गलत तरीके से यूज किया है कि बाकी लोगों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और उसमें भी जब ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे एक पार्टी विशेष, एक धर्म विशेष, सिर्फ उसी को टारगेट करने लगते हैं, तो आपको दिखने लगता है कि इनका पॉलिटिकल नैरेटिव और वो मोटिव भी है। आपको अगर एक निष्पक्ष होकर कॉमेडी ही करनी है तो फिर सब पे करिए ना, वो तो कभी नहीं दिखता। पिछले 7-8 वर्षों में इनके जितने भी ट्वीट्स, वीडियोस आप देखेंगे, सब के सब अच्छा सर, मैं एक चीज भूल गया, बहुत क्लियर। जरूरी चीज, वो जो आपने संविधान वाली बात कही थी वो मैं भूल गया। मैं शुरू में पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से वो संविधान दिखाया गया हूबहू राहुल गांधी की कॉपी में, ये कहीं कॉमेडी के जरिए, स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए एक अलग अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश तो नहीं है? ये स्क्रिप्ट दिल्ली से बैठकर लिखी गई हो, डिलीवर मुंबई में की गई हो, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि वैसे तो इन लोगों का नैरेटिव चल नहीं रहा है, ध्वस्त होता जा रहा है। वो पहले 24 में ध्वस्त हुआ, फिर हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, लगातार ध्वस्त हो रहा है। तो अब कॉमेडी को लोग ज्यादा सुनते हैं मेरे हिसाब से, कि फ्रेश होने के लिए हर कोई सुनता ही है कॉमेडी, हम आप भी सुनते ही हैं। तो वो अलग दिशा में ले जाने की तो कोशिश नहीं है, दिल्ली की स्क्रिप्ट तो नहीं है ये। अभिषेक जी, कई बार क्या होता है कि जब किसी पार्टी के प्रवक्ता या नेता कुछ बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपके शो पे अगर कुछ बोल रहा हूं, तो लोग सुनेंगे भी तो यही कहेंगे कि ये बीजेपी का व्यक्ति है तो उसी को डिफेंड करेगा। लेकिन जब एक कॉमेडियन कुछ कहता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति कुछ आपके नाम कहता पे तो है, पीछे तो लिखा है बीजेपी नेता, क्या दिक्कत है? वो तो आप वही मैं कह रहा हूं, तो जी मैं वही कह रहा हूं। तो लेकिन जब एक कॉमेडियन करता है, एक आम व्यक्ति जब करता है, तो लगता है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो न्यूट्रल नहीं होता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है एक पॉलिटिशियन से। जो कुणाल कामरा के केस में, कुणाल कामरा कहते हैं कि मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मैं तो ऐसी मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन मैं वही फिर कह रहा हूं, आप पिछले 7-8 वर्षों का इतिहास देखें, उस 7-8 वर्षों के इतिहास में एकदम टारगेटेड आपको दिखेगा कि बीजेपी लीडर्स पे, बीजेपी की आइडियोलॉजी पे, बीजेपी वोट बैंक पे, उसके पॉलिटिक्स पे, इन्होंने इनफैक्ट एक प्लकार्ड लेके, आप ट्वीट चेक कीजिए, प्लकार्ड लेके बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे इलेक्शन के पहले, डोंट वोट फॉर मोदी। सोचिए, तो ये अपने आप को पॉलिटिशियन, ये अपने आप को कॉमेडियन क्यों कहते हैं? पॉलिटिशियन कहना शुरू कर देना। तो बहुत क्लियर कनेक्शन हो, आपको हमको शायद एकदम क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत क्लियर कनेक्शन और आइडियोलॉजी आपको वहां बहुत क्लियर दिख रही है। तो ये जो स्टेटेड पॉलिटिशियंस है उससे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया और इस पर चर्चा की। तो दर्शकों, सब कुछ आपको बता ही दिया। ट्विटर पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर किसी पर भी आओ, आपको वीडियो कुणाल कामरा का आसानी से मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद, इस चर्चा को सुनने के बाद बताइएगा जरूर आपकी इस पूरी चर्चा पर, जो कुछ कहा है कुणाल कामरा ने उस पर क्या है आपकी राय, जरूर बताइएगा। नमस्कार।